बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रियाज आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मुताबिक। आज अपने प्रोग्राम की इफ्तिताह जो है पंजाब असम्बली के बजट इजलास से शुरू करेंगे। 3 दिन गुजर गए और पंजाब का बजट इजलास जारी है। उसमें बजट पेश करने की इजाज़त स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब नहीं दे रहे। उनका ये मतालबा है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब असम्बली में आए और जो उन्होंने असम्बली के दौरान हालात व वाक़यात किए, अरकान असम्बली पर तशद्दुद किया, उसकी आकर असम्बली में माफ़ी मांगे। जबकि पंजाब हुकूमत भी इस बात पर बज़िद है कि वो यहाँ पे नहीं आएंगे और ना वो कोई माफ़ी मांगेंगे। अब देखना यह है कि स्पीकर के अख्तियारात हैं भी कि नहीं। जिस तरह कौमी असम्बली के स्पीकर के अख्तियार हैं, वो किसी को भी, यहाँ तक भी आर्मी चीफ को भी तलब कर सकता है और उसको कह सकता है कि वो असम्बली को ब्रीफ करें। इसी तरह जो पंजाब असम्बली का स्पीकर है वो भी अपने आईजी पंजाब या चीफ सेक्रेटरी को तलब कर सकता है। इसमें कानूनी गुंजाइश है। लेकिन हालात व वाक़यात गुज़श्ता 3 महीने से पंजाब के जिस तरह चल रहे हैं, तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने आने से इनकार कर दिया है। ये ज़राए कह रहे हैं, हुकूमत भी ये कह रही है कि वो यहाँ पे नहीं आएंगे। आप जो है ना बजट पेश करने का ऐलान करें। जैसे असम्बली का इजलास शुरू होता है, नाराबाजी शुरू हो जाती है। 2 दिनों से 3 दिनों से यही चल रहा है। आज जब असम्बली का इजलास बार बार मुलतवी किया गया, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात चलते रहे। 9 बजे तकरीबन 9:15 बजे रात इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ने वजीर ख़जाना को कहा कि आप बजट पेश करें। तो जो वजीर ख़जाना हैं उन्होंने कहा कि माजरत के साथ स्पीकर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन गवर्नर पंजाब ने ये इजलास मुलतवी कर दिया है और कल 3 बजे ऐवान इकबाल में इजलास रखा है, हम वहां पे बजट पेश करेंगे। तो इस पे स्पीकर गुस्से हुए और उन्होंने कहा कि ये इजलास मेरी मौजूदगी में कोई दूसरा नहीं रख सकता, गवर्नर को यह अख्तियार नहीं है, लिहाजा कल 1 बजे मैं दोबारा पंजाब असम्बली का इजलास तलब करता हूं। कल 3 बजे ऐवान इकबाल में हुकूमत ये चाहती है, नून लीग की हुकूमत ये चाहती है कि कल इसका बजट जो है ना पेश किया जाए और इस पर बहस कराई जाए और इसको मंजूर कराया जाए, क्योंकि पंजाब असम्बली में इस स्पीकर के होते हुए ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। क्योंकि इससे पहले जैसे पंजाब असम्बली में धींगा मुश्ती हुई, अरकान असम्बली एक दूसरे से लड़े, उन्होंने एक दूसरे तशद्दुद किया, यहाँ तक कि जो डिप्टी स्पीकर से दोस्त मोहम्मद मजारी उन पर तशद्दुद किया गया। फिर जिस तरह वजीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ, जिस तरह के फसाद हुए, चीफ सेक्रेटरी को और आईजी पंजाब को मुदाखलत करनी पड़ी, पंजाब असम्बली में पुलिस भेजनी पड़ी। इसीलिए अब वफाकी हुकूमत ने और गवर्नर ने ये फैसला किया है कि इसका इजलास असम्बली से बाहर किया जाए और किसी और की जो है ना सदारत में किया जाए। अब देखना यह होगा कि क्या स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर या कोई दूसरा जो मेंबर हो या क्या कहते हैं उसको, जो चेयरमैन बनाते हैं, पैनल चेयरमैन, क्या वो इजलास की सदारत कर सकता है या नहीं, ये कानूनी माहिरीन देखेंगे। बहरहाल ये लाजमी है कि आज पंजाब का बजट पेश कर दिया जाएगा। इसी तरह सिंध का भी बजट आज पेश किया गया, तकरीबन 1 खरब और 73 अरब के करीब। उसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जो वफाक ने जिस तरह 15% इजाफा किया है, इन्होंने भी, सिंध वालों ने भी उसी तरह इजाफा कर दिया है तनख्वाहों में। इसमें खास बात यह थी कि जो पुलिस के कांस्टेबल हैं जिनका स्केल 5 है, उनको जो 7 स्केल दिया गया है और 17 ग्रेड से ऊपर जितने मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, इसको टैक्स फ्री बजट भी आप कह सकते हैं। इस ऐवान में भी, सिंध असम्बली के इजलास में भी लड़ाई झगड़े हुए हैं। खवातीन दुआ भुट्टो और कलसूम चांडियो जो थी आपस में गुत्ता गुत्ता हुई। उन्होंने कलसूम चांडियो ने दुआ भुट्टो का मोबाइल कहीं छीना, उससे अरकान असम्बली भड़क गए, काफी जो एहतजाज था। अब जो पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली हैं उन्होंने रात गए डीआईजी साउथ
शर्जील इनाम खरल से मुलाकात की और कलसूम चांडियो और दीगर अरकान असम्बली पर FIR काटने की इस्तजाब की है। अब देखते हैं कि इसमें FIR कटती है या नहीं कटती। बहरहाल हमारे जो नुमाइंदगान हैं, अवाम ने जिनको वोट देकर भेजा है, अवाम के फलाह बहबूद के लिए जिन्होंने काम करने थे, वो असम्बली के इजलासों में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलोच दे रहे हैं। तो हमें जब वोट देने जाते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, ऐसे अरकान असम्बली को भेजना होगा जो अपनी मुल्क और फलाह के लिए काम करें, ना कि अपने मफादात के लिए लड़ें। हमारे साबिक सदर जनाब परवेज मुशर्रफ साहब शदीद बीमार हैं और डॉक्टर्स ने उनको सेहत उनकी पे बड़े कहा है कि भी इनकी हालत बड़ी वो है। अब पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं तो वो चाह रहे हैं कि उनकी जो बीमारी हैं या आखिरी जो अयाम हैं वो पाकिस्तान में अपने मुल्क में आके अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारें। इस पे हमारे जो ISPR के जनरल हैं, जनरल बाबर साहब, उन्होंने अभी आज बयान दिया है और कहा है कि हमारे जो लीडरशिप है वो चाहती है कि परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आ जाएं और यहाँ आके उनका इलाज किया जाए। लेकिन उनकी जो फैमिली के ज़राए हैं, जो उनकी फैमिली है, अगर वो राज़ी होगी तो वो एक एम्बुलेंस के ज़रिए, एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। इस तरह मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी आज एक प्रेस रिलीज के ज़रिए ये बात कही है कि अगर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत को उनको जो है ना वापस बुलाना चाहिए और कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए। बल्कि ये तक कहा कि मेरा परवेज मुशर्रफ से कोई ज़ाती झगड़ा या अनाद नहीं है, मेरी जो भी बात है वो सियासी है, मेरी उनकी ज़िंदगी पे कोई वो नहीं है। अगर वो पाकिस्तान आ जाएं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बात यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने हुकूमत की तकरीबन 9 साल और उन्होंने शुरू में इमरजेंसी भी लगाई, उन्होंने इलेक्शन भी करवाए, उन्होंने ये जो मीडिया है इसको भी आज़ाद किया। मीडिया ने जितनी तरक्की परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में की, इतनी शायद किसी और दौर में तरक्की ना की है और ना शायद हो सकती है। बहरहाल वो हमारे सदर थे, जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अल्लाह पाक उनकी सेहत कामला फरमाए। अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो हमारी तमाम सियासी जमातों से इल्तिजा है कि वो उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दें और उनकी सेहत, उनकी ज़ात पर नुक्ताचीनी से परहेज रहें। जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ है, आवाम पर बम से बम बरसाए जा रहे हैं, इस तरह कराची में के इलेक्ट्रिक ने भी जो है नेपरा के हुक्म से या उसके कहने पे इसका फी यूनिट 5 रुपए 28 पैसे बिजली महंगी कर दी है। ये बिजली, ये पानी और ये पेट्रोल रोज बरोज जिस तरह महंगा होता जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम पहली हुकूमत से, साबका हुकूमत से और मौजूदा हुकूमत पे सख्त नाला हैं और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि इतनी महंगाई के दौर में जब कमाई और आमदनी के जराए कम पड़ जाएं और अखराजात इतनी बढ़ जाएं तो वो कहाँ जाएं। इस महंगाई के दौर में हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम भी करने का फैसला किया है। जितनी मोबाइल सार्फिन हैं, बल्कि हर पाकिस्तानी मोबाइल का सारिफ है, उसके टैरिफ में जो ऑफ नेट है या दूसरे नेटवर्क पे कॉल है उसको 10% फी मिनट सस्ता करने का इंदिया दिया है। अभी देखते हैं कि वो ये काम करते भी हैं या ये सिर्फ अफवाह ही रह जाती है। इस महंगाई के तूफान में और इस महंगाई के इतने जज्बात में जब इंसान अपनी आमदनी के ज़राए उतना ना कर पाए जितना उसके अखराजात हों तो वो क्या करे। बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद में एक गरीब मेहनत कश कल पुलिस स्टेशन गया और वहां जाके कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लें। उसने SHO ने, DSP ने कहा भाई तुझे क्यों गिरफ्तार कर लें, तू कोई सियासी रहनुमा है, तू कोई कातिल है, तू कोई चोर है, तू कोई डाकू है, तू कैसे गिरफ्तारी किस लिए देना चाहता है। उसने वहां पे बताया कि मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, हम घर के 7 अफराद हैं, मैं इतना नहीं कमा सकता कि मैं उनको पाल लूं या मैं उनके लिए रोजगार ला सकूं,
تو میں اس بجائے اس کے کہ میں ڈکیتیاں کروں, میں چوریاں کروں یا میں خودکشی کر لوں, تو بہتر ہے میں پولیس اسٹیشن آیا ہوں, مجھے گرفتار کر لیں. گھر والوں کو بھی پتا ہوگا کہ میں جیل میں بند ہوں اور میرے بچوں کو بھی پتا ہوگا, وہ جیسے مرضی گزارا کریں گے, مجھے گرفتار کر لیں اس سے پہلے کہ میں کوئی غیر قانونی اقدام کروں. تو حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان کو یہ الارم سچویشن دیکھنی چاہیے اور غریب غربا کے لیے کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ نہ وہ خودکشی پہ مجبور ہو, نہ وہ چوری ڈاکوں پہ مجبور ہو, نہ وہ گرفتاریاں دینے پہ مجبور ہو. یہ ہمیں کرنا ہوگا, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو جس طرح پاکستان کے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں, ہمارا سٹریٹ کرائم روز بروز بڑھ رہا ہے, چوری ڈکیتی اور قتل غاری عام ہو رہی ہے, تو یہ بڑھتی جائے ہمارے ملک میں امن و امان لانا بہت مشکل ہوگا. کچھ عرصہ پہلے کراچی یونیورسٹی کے قریب ایک خاتون, بلوچ خاتون نے ایک خودکش بم دھماکہ کیا تھا, جس میں ہمارے کچھ چائنیز جو تھے وہ اس دھماکے میں جاں بحق ہو گئے تھے. تو گزشتہ دنوں مسکن چورنگی گلشن اقبال کے قریب 2 بلوچ طالب علم, دودہ بلوچ اور غمشاد کو پولیس نے گرفتار کیا, اور ان کے بارے میں ابھی تک پولیس کچھ نہیں بتا پائی کہ ان کا کیا ہوا, وہ کہاں پہ بند ہیں, کس جرم میں ان کو بند کیا گیا ہے. اس پولیس کے نہ بتانے پر, پولیس کے کچھ نہ کہنے پر, تو جو بلوچ خواتین ہیں, سول سوسائٹی کے کچھ افراد نے 4 دن تک اپنا پریس کلب پہ دھرنا دیے رکھا, احتجاجی تحریک کی. گزشتہ دنوں انہوں نے احتجاج کو سندھ اسمبلی تک لے گئے. جب یہ ریلی سندھ اسمبلی کے قریب گئی تو پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج کیا, تشدد کیا, اور 28 مرد و خواتین کو وہاں سے گرفتار کیا گیا. اس گرفتاری پر پورے پاکستان کی سول سوسائٹی نے اعتراض کیا اور یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے تقریر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری حکومت بے غیرت ہے کہ وہ عورتوں پر تشدد کر رہی ہے. اب ان کے صوبے میں ایسا ہوا ہے, تو جب عوام کا یہ مطالبہ بڑھا, صحافیوں نے سوالات اٹھائے, تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس مسئلے پر ایک کمیٹی بنائی ہے, جس کی صدارت عمران یعقوب صاحب ڈی آئی جی کریں گے, اور ان کے ساتھ فروخ رضا صاحب اور ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز صاحب ہوں گے. اس کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ تشدد پولیس نے کیا ہے یا عوام کی احتجاجیوں کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ ہوا تھا. اب ہم آتے ہیں آخری ٹاپک پہ. کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات ہوئے تھے. جب یہ حکومت قائم کی گئی تھی, وفاقی حکومت شہباز صاحب کی نگرانی میں یا ان کی صدارت میں, ایم کیو ایم کے جو مطالبات تھے وہ آصف علی زرداری صاحب نے تحریر کر کے دیے تھے, لیکن اب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہو رہے, جس میں یہ تھا کہ گورنر سندھ ایم کیو ایم کا لگانا تھا اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ایم کیو ایم کو ہونا تھا, ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد بھی ایم کیو ایم کو ہونا تھا, لیکن ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے. مذاکرات تعطل کا شکار ہو رہے ہیں, بلکہ اس کو کہیں گے سست روی کا شکار ہیں. گورنمنٹ کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا, ایسا نہ ہو کہ ان کے اتحادی ان سے کھسک جائیں اور ان کے کھسکتے ان کی حکومت بھی کھسک جائے. آج تک اتنا ہی. السلام علیکم.